नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर खुद संज्ञान लिया तो मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने यह कहते हुए दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर दिए गए महिलाओं के अधिकारों की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनल लॉ में महिलाओं को दिए गए अधिकार कुरान के मुताबिक हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि खुद को अलग क्यों समझते हैं मुसलमान, और क्या देश में कुरान के हिसाब से कानून होना चाहिए। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आमने सामने हैं। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर खुद संज्ञान कर सुनवाई शुरू की, तो वहीं मुसलमानों के संगठन जमीयत उलमा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच सुप्रीम कोर्ट को आने का हक नहीं है। जमीयत उलमा ए हिंद ने पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए महिलाओं के अधिकार की सुनवाई का विरोध किया है। जमीयत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी, तलाक और गुजारे भत्ते के मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता। पर्सनल लॉ ने महिलाओं को पवित्र कुरान पर आधारित है, इसके मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में परखा नहीं जा सकता। कोर्ट को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि आप वो जो विधि विधान को वो जो है बनाए। वो कोर्ट ये होता है कि जो कानून बना हुआ है उसको सामने रखते हुए वो फैसला करे। वो ये नहीं कि आप जो है वो कानून बनाना शुरू कर दें। हमारा नुकसान इस तरह है कि हमारे निकाह के मसाइल, हमारे तलाक के मसाइल, इसी तरीके से विरासत के मसाइल और इसी तरीके से उन पर असर पड़ेगा जिसको कुरान के कानून के हिसाब से हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीयत ने जो बात कही है मैं उसको पूरी तरीके से उसकी तायीद करता हूँ और मैं भी ये बात कहता हूँ कि कुरान और हदीस की मुखालिफत पर और कुरान और हदीस के कानून और उसके उसूल के खिलाफ अगर कोई भी बात होगी तो मुसलमान किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और पत्नी के रहते हुए भी पति की दूसरी, तीसरी और चौथी शादी पर स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल को जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन जमात उलमा ने इसके खिलाफ ही अर्जी दी थी। हमें लगता वहाँ भी परिवर्तन की आवश्यकता है। और जिस समय जो मैं बताया परंपराएं बनती है तो परंपरा धर्म नहीं होता। तो परमात्मा की निगाहों में सबके लिए सब स्वतंत्र हो, सब सहज हो, सरल हो, ये परमात्मा चाहता। जमात उलेमा के इसी रुख ने नई बहस छिड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत है, क्या उससे भी बड़ा हो गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? और आखिर क्यों मुसलमानों के लिए अलग कानून हो? दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अब्दुल हामिद नुमानी साहब सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद ही अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डिफेंड करेगी। इसके अलावा हमारे साथ शीबा असलम फहमी है, सोशल एक्टिविस्ट। विजय शंकर तिवारी साहब बीएचपी के प्रवक्ता हैं। निशत हुसैन जो कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हैं, और मौलाना फरहत मियां जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 की पंचायत शुरू करें उससे पहले आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। खुद को अलग क्यों समझते हैं मुसलमान? पहला और बड़ा सवाल यही है कि खुद को आखिर अलग क्यों समझते हैं। नुमानी साहब, डर आखिर किस बात का है? क्यों अलग समझते हैं खुद को? मुसलमानों की बहन, मां, बेटियों को अधिकार मिलेंगे, उन्हें ही मजबूती मिलेगी इससे। देखिए, मुसलमान जो है वो अलग नहीं समझता है। मुसलमान इसी देश का है। जो वहां पे रिट दाखिल की गई है और जो अर्जी लगाई गई है वो ये बात नहीं है। उसमें ये बात ये है कि कोर्ट जो है, कोर्ट का काम जो है वो कानून बनाना नहीं है। कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को है। और जो है खुद जो है भारतीय संविधान के तहत शरिया एक्ट जो है वो बना हुआ है और वो आज तक जो है वो लागू है। तो जो कानून बना हुआ है
मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू लॉ हो, सर या जो है क्रिश्चियन लॉ नहीं बनाने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रिव्यू कर रहा है, क्या महिलाओं को अधिकार मिले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में? सुप्रीम कोर्ट ये काम महिलाओं का अधिकार मिला हुआ है। हम कहते हैं जो अधिकार मिला हुआ है वो दीजिए आप। पूरा झगड़ा जो है वो यही है कि जो कुरान में महिलाओं का अधिकार मिला हुआ है, हदीस में जो अधिकार मिला हुआ है, वो पुरुष प्रधान जो है वो समाज के लोग वो अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देगा ना? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चीज है, बोर्ड अलग चीज है, दोनों का आप मत मिलाइए। पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। जी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में और जो कुरान में जो अधिकार महिलाओं को जो मिले हुए, वो जो है अगर व्यवहार में आ जाए तो इन महिलाओं का भी कोई आपत्ति नहीं इसको लेकर। वो तो यही कह रही है कि जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो हमें जो है वो दीजिए आप। शिवा जी, आप यही कह रही हैं कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ से कोई एतराज नहीं है? शिवा जी, देखिए, भारत में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भारतीय विधि विधान का ही हिस्सा है, वो कोई अलग सी चीज नहीं है। हम लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि जो लॉज में आपके डिवोर्स लॉ है, जो बाकी के लॉज हैं, उसको कोडिफाई कर दीजिए, जिसमें जो काजी लोग या जो पंचायतें गांव की उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरह से करती है और वो मर्दवादी इंटरप्रिटेशन होता है, वो बंद होना चाहिए। तो जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की मांग है और जो इस देश के और महिला आंदोलन है उनकी मांग है, वो सिर्फ ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि जब हम ये मांग करते हैं तो मौलाना हजरत भ्रांति ये फैलाते हैं कि हम शरीयत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, एक बात समझिए कि साफ शब्दों में आप नुमानी साहब से कहें कि आप क्या चाह रही हैं। हाँ, नुमानी साहब से हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम इस देश की संसद से और इस देश की व्यवस्था से ये चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका कोडिफिकेशन किया जाए, जिससे तलाक, निकाह, मेहर और बच्चों की कस्टडी और जायदाद के सारे मामलों को एक तरह से निपटाया जाए। ये ना हो कि जो जिसकी जैसी मर्जी, जिस काजी की जैसी मर्जी है, जहां पर जो भारी पड़ गया या जो ग्राम पंचायत भारी पड़ गई उस तरह से वो फैसला कर रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए और जो कुरान का तरीका है उसके हिसाब से हम लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए। मौलाना फरहत, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी, तलाक और गुजारे भत्ते के मसले पर सुनवाई कर सकता है? पहले सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई भी नागरिक है, कोई भी महिला है, देश की नागरिक है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उस पर बात कर सकता है? मैं बताऊं कि मैं मौलाना नहीं हूं जी। मैं मुस्लिम मसाइल से जानकारी रखता हूं जी जी। और जैसा कि अभी आपने कहा जी, तो हमें आईन ने ही ये हमारे लिए आईन में ही ये गुंजाइश है कि हम अपने जो मसाइल हैं या जो अपने मजहबी मसाइल हैं उन्हें पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो बैनर है उसके तहत तय करें, और अगर वहां भी नहीं कोई चीज तय होती है तो बेशक देश के कानून से अलग कोई नहीं हो सकता और वो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। जी, तो सर ये कैसा कानून है कि एक औरत तो दूसरी शादी नहीं कर सकती, एक मर्द दूसरी शादी कर सकता है? क्या मतलब है इसका, क्या मायने हैं इसके? नहीं, ये किसने कहा एक औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती? तलाक ले ले अपने पहले हस्बैंड से और कर ले। और एक मर्द बिना तलाक के भी वो 2 शादी कर सकता है, 4 कर सकता है। देखिए, ये कैसे आप महिला को बराबरी का अधिकार दिलाते हैं? देखिए वहां कंडीशंस हैं, वहां सुहेल साहब, वहां कंडीशंस हैं कुछ कि अब वो 1400 साल पहले वाला जमाना तो है नहीं, लेकिन हम बात मुस्लिम पहले तो कर रहे हैं उस जमाने में हुआ था, आज के लोग बात कर रहे हैं। जी निशात हुसैन जी। जी जी, जो बात कह रहे हैं फरहत साहब, वो कह रहे हैं कंडीशंस हैं जी। और जब मैंने कहा कि एक मर्द तो 2 शादी के 4 कर सकता है, महिला एक पति के रहते हुए दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। असल में क्या है कि पर्सनल लॉ को अपने सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ रखा है, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पर्सनल लॉ जो है औरत के जो हुकूक हैं, हक हैं, वो अगर कोई तोड़ता है तो इनसे पूछिएगा कि इनके पास क्या इलाज है उस इंसान के लिए जी। अगर औरत कोई गलती करती है तो तमाम दुनिया भर के फतवे आ जाते हैं, दुनिया भर की बातें खड़ी हो जाती हैं
और एक औरत के पीछे सारी दुनिया लग जाती है शाहबानो के केस से, जैसा कि आपको मालूम है जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे भाई से कि जो कंडीशन है उन कंडीशनों को कौन लागू करवाएगा, कौन लागू करवाएगा कंडीशन को? नुमानी साहब जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल साफ है, आजादी से पहले और आजादी के बाद ये काजी एक्ट जो है बिल जो है वो पेश किया गया था। तो काजी एक्ट अगर बिल बन जाता है तो वो अथॉरिटी के तहत जो है उसके पास जो है वो लागू शक्ति भी जो है हो जाएगी। तो ये जो है ये हो सकता है। काजियों को शक्ति नहीं देनी है भाई। नुमानी साहब काजियों को आप बताइए कि एक औरत 2 शादी नहीं कर सकती, एक मर्द 2 शादी कर सकता है। औरत शादी दूसरी करती है तो उसकी दूसरी शादी नाजायज हो गई है। क्या मतलब? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के मैं आपको ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये कुरान का ही जो है वो आदेश है और इसी में ये हुक्म है। ये वो क्यों नहीं एक औरत दो क्यों नहीं कर सकती है? कोई भी दूसरी शादी ना करे। नस्ल जो है कुरान का आदेश जो है वंश जो है वो संदिग्ध हो जाएगा अगर महिला जो है दो पति करेगी तो। देखिए कुरान का आदेश है, साफ है, मर्द जो है अगर 2 एक से ज्यादा शादी मत करो। कुरान साफ कहता है मर्दों से, कुरान साफ कहता है। एक बच्चा जो होता है और आपने 2 पति उसके बना दिए तो ये कहेगा कि ये किसका बच्चा है। लेकिन ये जो दूसरी शक्ल में नहीं है कि एक मर्द जो है एक से ज्यादा जो शादी कर ले, वहाँ ये सवाल नहीं खड़ा होता। नाजायज नहीं है नुमानी साहब, नहीं नाजायज नहीं है वो कुरान का खुद जो है प्रावधान है वो नुमानी साहब। लेकिन व्यवहारिक नहीं है आज की तारीख में। आप कह रहे हैं व्यवहारिक आजादी नहीं है, फरक साहब कह रहे हैं कंडीशन शर्तों के साथ है। वो इतना मुश्किल है कि आज कोई आदमी उसको जो है पूरा नहीं कर सकता। मुश्किल की बात नहीं, मुस्लिम पर्सनल की बात, लॉ की बात हो रही है। हाँ जी निशद जी। भाई आज तो 29 महिलाएं कम है मर्दों के मुकाबले में, कैसे व्यवहारिक है वो? और जो है अगर बराबर होगी तो अरे मेरा आवाज नहीं आ रही है, मेरा कट गया, खत्म है। अगर जो है हेलो वो ऐसा जो है समय आता है जिसमें महिलाएं ज्यादा हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? वो कुछ कह रही है। जी आप बोल सकती हैं। मेरा कट गया जी, आपसे संपर्क टूट गया, आपके पास दोबारा आएंगे हम। तिवारी जी आपका रिएक्शन भी यहाँ जानना चाहेंगे। नुमानी साहब को आपने सुन लिया, शीबा जी को सुन लिया, मुस्लिम स्कॉलर को सुन लिया और निशद जी को सुन लिया। सुन भाई, ये वास्तव में राष्ट्रीय समस्या है, इसको मैं राष्ट्रीय समस्या के साथ जोड़कर देखता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि सामाजिक जो सद्भाव है वो स्त्री और पुरुष दोनों के सद्भाव के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन ये समस्या हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक जैसा नहीं है। आज अगर अमेरिका में कोई कानून बना हुआ है तो यही समाज वहाँ अमेरिका के सारे कानून मानने के लिए बाध्य होता है। यही फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के सारे कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन वही समाज भारत में ये कहता है कि हम अपनी पुस्तक की ही बात मानेंगे। लेकिन इसके पीछे के जो चीजें हैं उनको ध्यान करने की जरूरत है। तिवारी साहब जवाब देंगे आप तिवारी जी को? देखिए यहाँ चूंकि कानून बना हुआ है, आप अगर अमेरिका में जाते हैं तो आप जो है अमेरिका की शर्तों पे जाते हैं और ये कुरान और हदीस ने शरीयत ने आपको बात नहीं किया जाते हैं। और जो अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, आपको शरीयत ने ये आदेश कहाँ दिया कि आप एक से ज्यादा जो है वो शादी कीजिए? सुहेल भाई हमें एक ये बताइए, अगर कोई आदमी इस पे अमल नहीं करता है तो पक्का मुसलमान रहेगा। इससे मुसलमानी इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नुमानी साहब मैं 2 दिन पहले का वाकया बता रहा हूँ। एक महिला ने मुझसे संपर्क किया। उसको कानून में जो आदमी 3 तलाक जो एक साथ दे देता है, अकारण दे देता है, उसके लिए कानून बनाइए, दंडित कीजिए उसको। शाहबानो केस का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप लोगों ने राजीव गांधी जी को इस बात पर विवश कर दिया कि आप इस कानून को बदलिए। जब सुप्रीम कोर्ट उसको निर्णय करता है, इसके बाद जाकर संसद को प्रभावित करके आप निर्णय बदलवाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण है सोहेल भाई कि हम जो बार बार एक इंगित करते हैं कि जिस देश में 1% के ऊपर ये मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां संकट होता है। नुमानी साहब 90% से ज्यादा महिलाएं शादी, तलाक और मेंटेनेंस के कानून में बदलाव चाहती हैं। निशा जी आप कुछ बोल रही थी? नहीं तो क्या बदलाव चाहती बताइए आप? निशा जी ये भी बताइए। बिल्कुल नुमानी साहब को क्या बदलाव चाहती है? हाँ, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने कुरान पे आधारित एक मसौदा तैयार किया है जिसमें हमने मांग की है कि कुरान शरीफ की जितनी भी आयतें हैं उसका कोडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कोडिफाइड नहीं है तो हम कहाँ आयतों को लेके किसके पास जाए मदद के लिए, पहली बात। दूसरी बात हमने कही है कि ट्रिपल तलाक को बैन किया जाए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि
ये गलत तो है, लेकिन हम इसको बैन नहीं कर सकते। तो इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कौन मानेगा? क्यों नहीं बैन कर सकते ये? नुमानी साहब, तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप ये खड़े ही नहीं है। इसमें जोड़िए आप जो है शरिया एक्ट में कि जो आदमी अकारण जो है वो तलाक देता है, जो अकारण तलाक देता है उसको आप वित्तीय जो है दंड तो कौन जोड़ेगा ये? आप जोड़िए ना, कानून बनवाइए। सर तो कारण के साथ जो तलाक देगा उस कारण को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? क्या कारण था, क्या कारण नहीं था? सबको पता होता है। 5 की पंचायत का हम दूसरा सवाल ले लें। पता होता है महिला को भी और पुरुष दोनों को, क्या कारण जो है तलाक दी जा रही है। जो ठीक है, हम इससे बात करेंगे। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है वो देखते हैं। प्रधान पुरुष जो है वो समाज है। क्या देश में कुरान के हिसाब से कानून होना चाहिए? क्या देश में कुरान के हिसाब से कानून होना चाहिए? निशात हुसैन जी, क्या आप यूनिफॉर्म सिविल, ये सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में हैं अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के हक में नहीं हैं? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हक में हम हैं। हम उसके हिसाब से ही मसौदा तैयार कर रहे हैं। और मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पहचान आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में नहीं है। समान नागरिक संहिता जी नहीं, मुझे उसमें जब नहीं बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कुरान ने जब इतने अधिकार दे रखे हैं तो मैं और कहीं क्यों जाऊं? सिविल कोड के हिसाब से हिंदू महिला क्या सुखी है? आप इस हक में है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही बदलाव हो? 125 आप इस हक में है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही बदलाव? तो देखिए, बदलाव उसको लागू करवाइए आप, व्यवहार में लाइए। बदलाव की जरूरत अलग बात है। जी भाई, व्यवहार में लाने की जरूरत है। व्यवहार में लाने की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी तरह से कोई काम नहीं करता इस पे। देखिए, तो औरत परेशान है, कह रही हैं, मैं उसकी और थोड़ी सी जब मुझे ऑलरेडी अल्लाह ने इतने अधिकार दिए। हाँ, इस देश में भारतीय मुसलमान औरतें हों या पुरुष, कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात नहीं कर रहा है। इस देश में हम बात ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ इस समय चल रहा है उसका सिर्फ कुरान के आधार पे आप कोडिफिकेशन कर दीजिए। हमें मुसलमान मर्दों से, मौलानाओं से कुछ नहीं चाहिए। हमें जो हमारे अल्लाह ने और कुरान ने दिया है वो हमें दिलवा दे इस देश की संसद, बस हम इतना चाहते हैं। एक चीज देखिए, दूसरी बात यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही बोला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस चीज का नाम है, ना उसका रंग पता, ना रूप पता, ना आकार पता। हम अंधविश्वासी होकर के किसी ऐसी चीज का समर्थन नहीं कर सकते जिसका हमें पता ही नहीं कि वो है कैसी चीज। तो पहले मसविदा लाइए, पूरे भारत में डिबेट कराइए, देखें किसको वो पसंद है, किसको ना पसंद है। क्या पता हमारे लिए बड़ी अच्छी चीजें हों, क्या पता वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर ही आप बना दें। हम उसका ना विरोध ना समर्थन। हमें आज की तारीख में मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही कोडिफिकेशन चाहिए कुरान के आधार पे। और इस पूरी नहीं, इस कोडिफिकेशन में क्या हो? इस कोडिफिकेशन में अगर यही चीज हो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अब तक है तो फिर क्या फर्क हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम है ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, मुझे कंटिन्यूटी करने दीजिए। ऐसा है कि देखिए, तलाक का एक प्रोसीजर है कुरान में। भारत के मुसलमान मर्द ट्रिपल तलाक जब देते हैं तो उस पूरे प्रोसीजर को ध्वस्त करके देते हैं। हम चाहते हैं प्रोसीजर अपनाया जाए। जैसे ही प्रोसीजर अपनाया जाएगा अपने आप ही महिलाओं को तलाक में न्याय मिल जाएगा। जी, नुमानी जी, आप इस हक में हैं? बिल्कुल हक में। हम तो शीबा के साथ ही 1 दर्जन बार ये कह चुके हैं कि आप उसी हिसाब से तलाक दीजिए जो कुरान में है, चरणबद्ध जो है। ये नहीं कि आप छूटते ही तीनों तलाक दे दें। तीनों तलाक कहीं नहीं है एक साथ देने का। नहीं, इसमें फिर ये भी है कि महिला तलाक नहीं दे सकती है, पुरुष तलाक दे सकता है। महिला को जो है वो खुला का अधिकार मिला हुआ है, महिला की तलाक। और अगर वो काजी एक्ट बन जाता है तो अगर मर्द तलाक नहीं देगा तो महिला की तरफ से काजी तलाक दे सकता है, और काजी जो है औरत भी बन सकती है। ये तो काजी का दखल नहीं जा रही है। तो काजी महिला को भी आप काजी बनाइए। महिला भी जो है वो शरीक रहेगी उसमें। दोनों की जब सहमति हो जाएगी तब वो लागू होगा। देखिए, इसमें सिर्फ हमारा और इनका जो इस समय झगड़ा बचा है वो इतना बचा है। हमारी हेलो जी निशात जी। हाँ, अभी हमारी कल ही कम से कम 25 महिलाएं काजी बनी है। कल ही हमारी 25 महिलाएं काजी बनी है। हमारे राजस्थान की धरती पे ही उनका जन्म हुआ है और 12 स्टेट से महिलाएं आई हुई थी और 25 उसमें से काजी बनी है। खुशी की बात है कि पहली बार ये इतिहास रचा गया है। फरज साहब, जो मुस्लिम महिलाएं काजी बनी है और बात कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही
कुछ चेंज हो या कोडिफिकेशन की बात कर रही है शीबा, आप इस हक में हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी कुछ करता है या जो भी कुछ है वो शरई आइन के हिसाब से है जी। शरीयत का ही कानून लागू कराता है वो। नहीं कराता। और शरीयत के अंदर सारे जवाब नहीं कराता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऐसे काम नहीं करता जो कुरान के ऐन मुताबिक हो। नहीं देखिए फराज साहब ये नहीं चलेगा बिल्कुल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमें 1000 शिकायतें, हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ से हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन चाहिए। दोनों अलग अलग है, बोर्ड अलग है, मुस्लिम जी मैं भी यही कह रही हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऐसा अच्छा काम नहीं करता जो मुसलमान महिलाओं के हक में हो। वो हमेशा मुसलमान महिलाओं के खिलाफ खड़ा होता है। मेरी बहन, मेरी बात तो पहले पूरी होने दीजिए। मेरी बहन, मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। वहीं जा रहा हूँ मैं, वहीं पहुंच रहा हूँ मैं, वहीं पहुंच रहा हूँ। फरहत साहब माफ कीजिएगा, बात तो तिवारी जी आपने सबको सुना। समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है जो बाकी लोग हैं उनका कहना है। जी सुहेल भाई, केवल एकमात्र उपाय है, केवल एकमात्र उपाय है देश में समान नागरिक कानून संहिता। अगर ये आप ला देते हैं और इस पर एक सहमति बन जाती है तो देश में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो महिला पुरुषों की समस्याएं हैं, ये सब नहीं। उसमें हमेशा देखो, जयपुर में समान नागरिक कानून संहिता को लेकर एक गोष्ठी हुई और उसमें वहाँ के मौलानों ने कहा कि बिल्कुल सबको कहा कि आपको न्यायालय की बात स्वीकार नहीं करनी है, उनकी बात नहीं माननी है। तो इस प्रकार की जब बात होती है आपको साथ खड़े होइए, ये समान नागरिक आ जाएगी और आप लोगों को ये सारा संकट जो आपके सामने है ये नहीं रहने वाला है। आप पहला ड्राफ्ट लाइए, आप पहला ड्राफ्ट लाइए। आपका यूनिफॉर्म से नहीं, आप उस पर पहले से विवाद शुरू कर देते हैं। जब पहला ड्राफ्ट नहीं आया विवाद शुरू कर देते हैं। आप विवाद न करिए, ड्राफ्ट आएगा उस पर सहमति जताइए, कोई बदलाव करिए, इसके बाद आएगा देश। तिवारी जी, विवाद तो पोटा पे भी था, पोटा भी लाए, टाटा पे था, टाटा भी लाए। अरे आप लाइए तो भी तिवारी जी इस हक में है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो सबके लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो तलाक के लिए हो, चाहे वो मेंटेनेंस से जुड़ा हो।